Vanshika. Today we will continue with our electrochemistry chapter. Those who have not seen my previous video related to electrochemistry, I will give the link in description box. You can watch it from there. So let's continue. Between Gibbs free energy and EMF of a cell. अब हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन देखना है गिब्स फ्री एनर्जी का और EMF ऑफ ए सेल. तो यहाँ पे न्यू टर्म आई है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी. व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? द एनर्जी यूज्ड इन यूजफुल वर्क डन. जो मतलब यूजफुल वर्क डन में जो हमारी एनर्जी यूज हो उसको क्या कहेंगे हम? गिब्स फ्री एनर्जी. तो हमारा यूजफुल वर्क डन किसके इक्वल में आ जाएगा? गिब्स फ्री एनर्जी. चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के. मेरे को पता है जो 1 फैराडे होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम पर मोल. और जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. अगर मैं बोलूँ चार्ज ऑन 1 मोल निकालो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या आएगा हमारा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मोल्स में, तो हम उसको इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर देंगे. तो हमारी जो वैल्यू आती है ये आती है 96487, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96500. तो हमने देखा जो हमारा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आया? 1 फैराडे. उसकी वैल्यू हमने देखी, जो सॉल्व करके आई वो 1 फैराडे की इक्वल आई यहाँ पे. तो मतलब मेरे को ये बताना है कि अगर हमें कितनी भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज निकालना हो, चार्ज ऑफ एनी मोल्स ऑफ कितनी भी मोल्स में हमें चार्ज निकालना हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं मतलब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा? 1 फैराडे आया. तो अगर मैं बोलूँगी चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा हमारा? 2 फैराडे. चार्ज ऑन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूँगी कितना आएगा? 3 फैराडे. ऐसे ही सिमिलरली चार्ज ऑन n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n फैराडे. ये जो वैल्यू है ये मतलब काम आएगी. चार्ज ऑन n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा? n फैराडे. समझ में आया कि कैसे हम कितने भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड कर सकते हैं. यहाँ तक मुझे ये इसमें बताना था. उसके बाद अब रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ अ सेल. रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी तो मैंने बता दिया, यूजफुल वर्क डन के इक्वल होगा मतलब. और हमारा EMF ऑफ सेल की बात की गई है, तो सेल मतलब हमारे सेल कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा था हमारा? गैल्वेनिक सेल. तो गैल्वेनिक सेल में हमारा कैसे यूजफुल वर्क डन हो रहा था हम वो देखते हैं. तो गैल्वेनिक सेल में हमारा केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी. तो वहाँ पे हमारा सेल श्रिंक हो रहा था या एक्सपैंड हो रहा था? उसमें से तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ना ही श्रिंक हो रहा था ना ही हमारा एक्सपैंड हो रहा था सेल. तो जब वहाँ पे व्हेन देयर इज नो एक्सपेंशन, उसी को कहते हैं यूजफुल वर्क डन. हमारा वहाँ पे केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. व्हेन देयर इज नो एक्सपेंशन, वहाँ पे सेल एक्सपैंड नहीं हुआ ना ही हमारा श्रिंक हुआ. ऐसे हमारा सेल के अंदर यूजफुल वर्क डन हुआ था. और वहाँ पे क्या हुआ? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. तो वहाँ पे हमारे सेल ने वर्क किया. जब सेल ने हमारे लिए वर्क किया तो उसको हम कहते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो जब हमारा वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है तो हमारा साइन क्या लेते हैं? बाय द सिस्टम. बाय द सिस्टम के लिए हमारा नेगेटिव होता है और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हमारे क्या होता है? पॉजिटिव साइन. तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में समझ में आया कि हमारा कौन सा वर्क हो रहा है? सेल ने हमारे लिए वर्क करा, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा कौन सा वर्क हुआ? वर्क इज डन बाय द सिस्टम. यहाँ तक मैंने अभी तक 3 बातें बताई कि कितनी भी मोल्स हो इलेक्ट्रॉन के उसका हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं. और हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा कैसे यूजफुल वर्क डन हो रहा था. थर्ड इज हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्क क्या हो रहा है? बाय द सिस्टम हो रहा है, जो कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन होगा. यहाँ तक समझ में आया? तो अब हम डिराइव करेंगे रिलेशन इसका करते हैं. तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखिए आपने कैसे हमारा यूजफुल वर्क डन हो रहा है.
यूजफुल वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है। इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है तो मतलब उसकी डिफाइन हम देखते हैं, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड द टोटल चार्ज पास इन 1 सेकेंड। अगर मैंने लेट करा ई सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ ए सेल, इस रिएक्शन में मेरे n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज हो रहे थे रिएक्शन में, तो टोटल चार्ज कितने यूज हो जाएगा, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो मैंने बोला कितने भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर हमें चार्ज निकालना हो तो फैराडे n फैराडे आ जाएगा, समझाया था ना अभी। तो n फैराडे हमारा आ गया टोटल चार्ज यूज्ड। तो W यूजफुल हमारा किसके इक्वल हुआ, डिफाइन के अकॉर्डिंग, डेल्टा ई सेल into NF. It is the product of EMF of a cell and the total charge pass in 1 second. यहाँ पे नेगेटिव साइन जो लगाया है हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा था, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पे। और हमने देखा था हमारा जो यूजफुल वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हमने एक और इक्वेशन लिखी, एक इक्वेशन हमारी ये हुई इलेक्ट्रिक वर्क डन की डिफाइन से, और एक हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वल होता है यूजफुल वर्क डन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को जो हमने इक्वेट करा, इक्वेट करके क्या आया हमारा यहाँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ई सेल इंटू एन एफ। तो हमारा ये रिलेशन आ गया गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। समझ में आया रिलेशन कैसे आया हमारा। और यहाँ पे वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारा जो डेल्टा जी है अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उस रिएक्शन को कहेंगे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और व्हेन जब डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आएगा तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे हमारा डेल्टा जी की वैल्यू चेंज होने से हमारा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है। इस इक्वेशन को देखो जो हमारा रिलेशन आया ना फाइनल, इसमें देखो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव की बात करते हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, एक तो ऑलरेडी हमारा नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ई नॉट सेल हमारा यहाँ पे ई सेल हमारा क्या है, पॉजिटिव है कहीं, जब भी तो हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव तो ऑलरेडी है यहाँ पे एक साइन, तो इसका मतलब हमारा ई सेल पॉजिटिव है। और जब हमारा ई सेल पॉजिटिव होता है तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने समझाया था ना कि जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे होती है। तो फिर हमारा जब जी हमारी नेगेटिव आई तो हमारी रिएक्शन क्या हुई, स्पॉन्टेनियस। जब जी हमारा डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव है तो जब डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारा एक तो ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइन है, एक और नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा तभी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट होएगा। तो ई सेल हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा, ई सेल जब नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस से हमारा क्या हो जाएगी, प्लस वैल्यू में आ जाएगी डेल्टा जी की वैल्यू। तो ई सेल जब हमारा नेगेटिव होता है तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे हमारी यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस आई। समझ में आया ये रिलेशन कैसे हमारा, हमने रिलेशन डिराइव कर लिया था गिब्स फ्री एनर्जी का और ईएमएफ ऑफ अ सेल का। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करूँ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल, नॉट लग जाएंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे इनटू एनएफ। ये वैल्यू लर्न कर लेना, ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात की है यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे जो भी मैंने बताया। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल इंटू एन एफ, इसको हम कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की गई है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने डिराइव करवाया था, वी नो दैट लॉग के सी किसकी इक्वल था हमारा, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो गया और हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ये हो गया। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में से हम ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लेंगे। ई नॉट सेल निकालने के लिए ये जो 0.059 डिनोमिनेटर में है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इनटू लॉग के सी अपॉन एन। यहाँ से हमारी ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। अब हम इस ई नॉट सेल की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी पुट हो गई, माइनस साइन ऑलरेडी था यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू पुट हो गई
इंटू एन एफ। यहाँ से हमारा n कैंसिल हो जाता है, उसके बाद हमारी क्या वैल्यूज बची, -0.059 log k c इंटू एफ। हमारा यहाँ पे पॉइंट है मेन समझने का। अभी तक तो सारा पता था तुम्हें, सब इजी था यहाँ तक का। अब ये कैसे हमारा 0.059 से हमारा कैसे 2.303 RT आ गया एकदम से। तो मैंने रिलेशन कराया था जब मैंने रनलिस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड करवाई थी रिलेशन, उसमें हमारा के बीच में एक स्टेप आया था ये वाला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। तो यहाँ पे मैंने जब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट की थी RT F और ऑलरेडी यहाँ पे हमारा 2.303 है, तो इन सारी कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हमारी एक वैल्यू आई थी 0.059। तो अगर मैं यहाँ से 0.059 रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव करके मेरा क्या आ जाएगा, रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स में तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे 2.303 RT अपॉन F। तो 2.303 RT अपॉन F, यहाँ पे ऑलरेडी F मल्टीप्लाई में तो F कैंसिल हो जाता है हमारा। तो हमारा फाइनल रिलेशन क्या आ गया, हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन आया हमारा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। समझ में आया ये रिलेशन, मेन पॉइंट यहाँ पे यही था समझने का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। राइट डाउन द टॉपिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब होता है मास डिपेंडेंट। अगर मास डिपेंडेंट है तो मतलब मोल्स पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर एक रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है, अगर मैं इसको रिएक्शन को बैलेंस करूंगी ना, तो जो इसकी डेल्टा जी की वैल्यू होगी उससे भी वो मोल्स मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है हमारा, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे है, अगर मेरे को एक रिएक्शन बनानी है, C से CO2 बनाना है, इसको मैं सिंगल स्टेप में भी बना सकती हूँ और डबल स्टेप में भी बना सकती हूँ। तो जब मैं सिंगल स्टेप में बना रही हूँ तो C में मैं क्या ऐड कर दूंगी, C प्लस O2 गिव्स CO2 फॉर्म हो गया। और जब मेरे 2 स्टेप में है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, C प्लस O गिव्स CO बना लूंगी पहले, फिर CO में क्या ऐड कर दूंगी, O ऐड कर दूंगी, तो मेरे क्या फॉर्म हो जाएगा, CO2 फॉर्म हो जाएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी इसमें कैसे है, जो इसमें हमारी इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो जो इन दोनों रिएक्शंस की डेल्टा जी की वैल्यूज का ऐड करके जो आएगा, जो वैल्यू इन दोनों रिएक्शन की जो डेल्टा जी की वैल्यू को ऐड करके आएगा, जैसे ये आया तो ये और ये हमारा इक्वल होगा। मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी ऐसे है कि हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यूज है वो ऐड होगी, कितने भी स्टेप्स अगर हैं तो सारे स्टेप्स की जो वैल्यूज होंगी वो ऐड होगी। ऐसे हमारी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। बट ये हमारा ऑपोजिट होता है ई सेल के केस में। ई सेल में कैसे ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये मास इंडिपेंडेंट है। अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगी तो जो उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल से वो मोल्स ना मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक समझ में आया प्रॉपर्टीज ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। मैं इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कराती हूँ। क्वेश्चन है जिसमें हमें सेल रिएक्शन गिवन है और हमें उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स भी गिवन है। फिर हमें क्या बोला, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन। अगर मुझे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल इंटू एन एफ। यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है डेल्टा जी नॉट। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें हमारी सारी वैल्यूज पता है या नहीं पता है। सबसे पहले एन हमें फाइंड करना है, तो हमें सेल रिएक्शन गिवन थी, उसमें हम एन कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम सेम एटम को अज्यूम कर लेंगे जैसे Zn है। यहाँ पे Zn से Zn टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए कितना मेरा लगेगा, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो n क्या हो गया मेरा 2। हमें पता है f क्या होता है 9650। नेक्स्ट हमारा ई नॉट सेल कैसे आएगा, ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट एल। ई नॉट आर में हम किसको पुट करें, इसको राइट में पुट करें, इस स्टैंडर्ड पोटेंशियल को, या कि इसको। मैंने बताया था ना, आर मतलब रिडक्शन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, तो
पॉजिटिव में कौन सा है हमारा 0.34। अगर पॉजिटिव में अगर हमारी दोनों वैल्यूज नेगेटिव में भी होती ना तो जो ग्रेटर होता है ना उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में लेंगे। तो बट माइनस के केस में जो लीस्ट वैल्यू नेगेटिव में होगी वो हम लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0.34 और हमारा लेफ्ट में मतलब ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल नेगेटिव में है तो ये हमारा इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारा क्या ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 1.1 वोल्ट। तो हम डेल्टा जी में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू पुट माइनस ई नॉट सेल की वैल्यू क्या थी 1.1 वोल्ट इंटू एन 2 है हमारा इंटू एफ क्या हमारा 96500। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया जूल पर मोल। यूनिट को मिस नहीं करना है, लगाना है यहाँ पे साथ में यूनिट, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ गया हमारा। और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हम डेल्टा जी की वैल्यू देखते हैं। पॉजिटिव है तो अगर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमारे यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आएगी नेगेटिव में आएगी क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो जब नेगेटिव में आई तो हमारी सेल रिएक्शन किसमें स्पॉन्टेनियस है हमारी सेल रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आया कैसे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल है हमारा सेल रिएक्शन हमें गिवन है 3SN4 पॉजिटिव प्लस 2Cr गिव्स 3SN2 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव। यहाँ पे हमें ऑलरेडी ई नॉट सेल हमें गिवन है, हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा 0.89 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, हम फॉर्मूला पुट करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का। उसमें हमें एन फाइंड करना है सबसे पहले। एन कैसे फाइंड करेंगे रिएक्शन में से जो हमें गिवन है उसके सेम एटम्स को ले लेंगे। सेम एटम्स मैंने लिया, इधर मेरे 3SN4 पॉजिटिव उधर कितने 3SN2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरा कितना चार्ज है टोटल 3 4 जो 12 तो 12 पॉजिटिव इधर चार्ज है मेरा, इधर 3 2 जो 6 पॉजिटिव यहाँ पे मेरा 6 प्लस यहाँ पे चार्ज है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारा इधर ज्यादा है तो मेरे को इधर 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे जिससे मेरा यहाँ पे भी 6 प्लस मेरा चार्ज आ जाए। समझ में कैसे हमारे एन आया, एन कैसे हमारे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे 6 आया। हमें एफ पता है हमारा 96500 होता है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी ई सेल की वैल्यू गिवन है 0.89 वोल्ट। हम सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे फॉर्मूले में ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करी N6 है F 96500। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा जी नॉट आ जाएगा हमारा जूल पर मोल में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बिफोर दिस टॉपिक आई विल टेल यू टू टर्म्स। फर्स्ट व्हाट इज कंडक्टर एंड सेकेंड व्हाट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाता है। एनी सब्सटेंस विच पास द इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से हमारा क्या है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसको हम क्या कहते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टेंस क्या होता है द ईज ऑफ पावर बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज देयर कंडक्टेंस। द ईज ऑफ पावर बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास फ्रॉम अ कंडक्टर is known as their conductance. कंडक्टेंस वो होता है जो बताए कि कितनी पावर से हमारा करंट पास हो रहा है कंडक्टर में से, मतलब उसकी कितनी एबिलिटी, जो करंट की एबिलिटी को बताए वो क्या है कंडक्टेंस। समझ में आए दो टर्म हमारी गॉट इट। सो यहाँ पे हमारा करंट इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से हो रहा है, या तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या फिर आयंस की वजह से हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स से हो सकता है या फिर आयंस से हो सकता है। तो इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। तो मेटेलिक कंडक्टेंस क्या है, इसमें जब हमारा आयंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा हो करंट तो उसे क्या हम बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कब बोलेंगे हम, इट इज ड्यू टू द आयंस। समझ में आया मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अगर इलेक्ट्रॉन से होगा तो मेटेलिक, आयंस से होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इन दोनों टर्म में हमें मेन तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस वर्ड तो मैंने आपको बता दिया,
यहाँ पे मैंने समझा दी कंडक्टेंस। न्यू टर्म आई है हमारी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? हमने गैल्वेनिक सेल में लिए थे ना इलेक्ट्रोलाइट, हमने एनोड पे लिया था ZnSO4 और हमने कैथोड पे लिया था CuSO4। तो जो इलेक्ट्रोलाइट लिए, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, द केमिकल कंपाउंड विच प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन। जो आयंस प्रोड्यूस करे, एनी केमिकल कंपाउंड विच कैन डिसोसिएट इनटू आयंस, जो डिसोसिएट हो जाए आयंस में, उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे बात है डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन मतलब हमारा 100% भी डिसोसिएट हो सकता है, वरना हमारा 100 से कम भी हो सकता है। तो जो हमारा 100% जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा 100% डिसोसिएट होगा, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो 100 नहीं होगा, 100 से कम होगा, कितना भी कम हो, उससे हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से हमारी न्यू टर्म आती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम फर्स्ट मैं कराऊंगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी 3 पार्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। मैं इन तीनों के एग्जांपल्स कराऊंगी कि कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, सबके एग्जांपल्स कराऊंगी। वो एग्जांपल्स को अच्छे से करना, वो एग्जांपल्स ना आगे काम आएंगे, आगे यूज होंगे वो, जब मैं टॉपिक कराऊंगी कॉलार्श लॉ, उसमें हमारे वो सारे जो हमारे एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के, वो एग्जांपल्स यूज होंगे। तो अच्छे से समझना। तो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमारे ही का है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल निकालने के लिए मैं ट्रिक बताती हूँ। तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, HCl, HBr, HI और जो 2 बाकी के H2SO4, HNO3। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की जो ट्रिक है, सबको हाइड्रोजन एसिड से वैसे सबको याद ही होता है। ट्रिक देखो, 17 ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हैलोजेंस हैं उनको लिख लो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फर्स्ट को छोड़ दो, जो बाकी के 3 बचे उनके साथ आगे H ऐड कर दो। H ऐड किया तो हमारे आगे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल, और 2 तो सबको याद होते हैं, H2SO4 और HNO3। तो ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को याद करने की ट्रिक है, जो हमारे ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखो। H को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। ग्रुप फर्स्ट के हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसमें ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को तो कंसिडर नहीं करते, उसको हटा दो, और लास्ट का भी हटा दो। जो बीच के जो बचेंगे उनको OH के साथ ऐड कर दो, OH ऐड कर दो उनमें, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। OH ऐड क्यों किया, क्योंकि उसकी वैलेंसी एक ही होती है, इसलिए एक OH सब में ऐड कर दो। ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी 1 होती है। ऐसी और हमारा इसमें एक और लेंगे हम ग्रुप सेकंड के, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी हमारे सारे एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो। तो हमारा जो ग्रुप सेकंड है, मतलब सेकंड मतलब हमें नीचे से लेना है सेकंड नंबर से, और 2 ही लेने हैं। तो सेकंड नंबर में कौन है, ये और स्ट्रोंटियम। तो इन दोनों को लेके, और हमारे जो ग्रुप सेकंड की वैलेंसी होती है 2, तो उनके साथ 2 OH ऐड कर दो, तो हमारे बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और इसको याद करने की, जो एलिमेंट्स की याद करने की ट्रिक है, ही, लीना, करब से फरार। करब मतलब एक कब्र वर्ड होता है ना, उसको ना करब बोल दो, मतलब करब। तो ही, लीना, करब से फरार। और हमारा जो ग्रुप सेकंड की याद करने की जो एलिमेंट्स की ट्रिक है, वो है बे, गम, का, सर, भा, री। समझ में आया? तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट हुआ। अब हमारे देखते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में ये सब है, मतलब हमारे जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमने ये तीनों पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे 2 टाइप का होता है, एक तो वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड्स में हमारे वो सारे आएंगे, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमारे वीक एसिड्स होंगे, जैसे इथेनॉइक एसिड, HNO2,
तो और वीक बेस में हमारा जो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स कराए थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मैंने जो भी ट्रिक बताई थी उसके साथ जो भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को छोड़ के जितने बाकी एलिमेंट्स बचे उनके साथ हाइड्रोक्साइड ऐड कर दोगे ना, मतलब जितने भी हाइड्रोक्साइड के साथ तुम्हें एलिमेंट मिलेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं हो, वो सारे तुम्हारे वीक बेस में कंसिडर होंगे, जितने भी हाइड्रोक्साइड के साथ एलिमेंट होंगे। तो जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सबके साथ हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो तो हमारे क्या हो जाएगी, वीक बेस हो जाएंगे। समझ में आया हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड। हमारे कौन सी फैक्टर्स है जिसपे हमारी कंडक्टेंस डिपेंड होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हुआ और वीक हुआ, स्ट्रॉन्ग के केस में हमारी कंडक्टेंस डायरेक्टली है, मतलब हमारी जब स्ट्रॉन्ग के केस में डायरेक्टली है, और हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो इन्वर्सली है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा होगा, तो जो हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट तो हमारे उसमें ज़्यादा आयंस होते हैं, तो ज़्यादा आयंस होंगे तो हमारे जो कंडक्टेंस होता है वो हाई होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता तो वहाँ पे हमारी जो कंडक्टेंस होती है वो हमारी लो होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन की हमारा जो कंडक्टेंस है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। खुद सोचो, अगर हमारा जो साइज ऑफ आयन ज़्यादा हुआ, बड़ा हुआ, तो हमारी जो आयन की मूवमेंट होगी वो स्लो हो जाएगी। अगर हमारे आयन की मूवमेंट स्लो होगी तो हमारा कंडक्टेंस खुद डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन मतलब कि कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, की कितनी एबिलिटीज है हमारे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है कंबाइन है। मतलब अगर हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट अगर हमारा इंक्रीज होगा तो मतलब जो हमारे आयंस हैं वो क्लोज होंगे, उनकी कंबाइनिंग एबिलिटी मतलब वो क्लोज होंगे तो वो जो ना आपस में न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो हमारी जो कंडक्टेंस होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर हुआ तो हमारी जो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, और जब हमारा अगर नॉन पोलर हुआ तो कंडक्टेंस लो हो जाती है। पोलर अगर सॉल्वेंट है तो इसका मतलब वो जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, तो हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और नॉन पोलर में हमारे आयंस ही नहीं होते हैं तो हमारे वो कंडक्टेंस यहाँ पे लो होता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब थिकनेस, कितना गाढ़ापन है, कितनी उसकी थिकनेस है। विस्कोसिटी की जो कंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारी थिकनेस ज़्यादा हुई तो जो हमारे आयंस है उनकी मूवमेंट हमारी स्लो होगी, अगर हमारे आयंस की मूवमेंट स्लो होगी तो हमारा जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की कंडक्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो जो हमारे आयंस की मूवमेंट होगी वो फास्ट होती है, मतलब जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो डिसोसिएशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो हमारे जो आयंस होते हैं नंबर ऑफ आयंस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी कंडक्टेंस जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे हमारे टोटल 6 फैक्टर्स। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो हमारा फर्स्ट मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने समझाया था ना, जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा तो हम उनको मेटेलिक कंडक्टेंस कहेंगे, जब हमारा आयंस की वजह से होगा तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सेकेंड पॉइंट इसमें है ड्यूरिंग द प्रोसेस नो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस। इसमें है हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है ना, मतलब आयंस भी डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पे हमारा डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे हमारा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इसमें है मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लोअर शेल से ना हमारे हायर शेल्स में जंप कर जाते हैं, तो जब वो हायर शेल्स में जंप करते हैं तो वो ना अनस्टेबल होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट होते रहते हैं या फिर वो मतलब बाहर ही निकल जाते हैं। तो जो हमारे बाहर निकल तो फिर इसकी वजह से जो हमारा कंडक्टेंस है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे इंक्रीज होती है कंडक्टेंस। कैसे, अभी मैंने समझाया था फैक्टर्स में, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा डिसोसिएशन होता है इंक्रीज हो जाता है,
तो जो हमारे नंबर ऑफ आयंस है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारा कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस।